नमस्कार। आज 23 मार्च है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का बलिदान दिवस है। इसी विषय के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ उपस्थित हैं श्री प्रदीप देसवाल जी। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था। जी सर। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। तो सर बताइए, 23 मार्च 1931, जिस दिन इसको बलिदान दिवस या शहीदी दिवस या मार्टिरडम डे कह सकते हैं, इस दिन आखिर हुआ क्या था? देखिए आस्था जी, दिन की शुरुआत तो वैसे ही हुई जैसे 22 मार्च को हुई होगी, 23 मार्च भी ऐसा ही शुरू हुआ। पर उस दिन जो खास बातें हुई, एक तो ये कि 11 बजे भगत सिंह के परिवार की मीटिंग तय थी, अंतिम मीटिंग निश्चित थी। दादा दादी, माँ पिताजी, दोनों चाचियाँ, भाई बहन आए थे अंतिम भेंट के लिए। वो भेंट नहीं हो पाई। पिताजी आए, अंदर गए जेल में और अधिकारियों से कहा कि भाई हम आ गए हैं, अब मिलवाइए आप हमें। तो कहा गया कि सिर्फ माँ पिताजी मिल सकते हैं और भाई बहन मिल सकते हैं, दादा दादी या चाचियाँ नहीं मिल सकती। जब पिताजी ने बाहर आके बताई परिवार को ये बात, तो चाचियों को बड़ा दुख हुआ। और स्वाभाविक सी बात है, भगत सिंह का बचपन उन्हीं दो चाचियों की गोद में बीता था, उनकी अपनी संतान नहीं थी। प्राइमरी तक भगत सिंह गांव के स्कूल में पढ़े, वहीं चाचियों के पास रहते थे और भगत सिंह के माँ पिताजी उन दिनों लाहौर में रहते थे। तो बहुत दुख हुआ और वो चाचियां इतनी भाव विह्वल हो रही थी। तब भगत सिंह की माँ, भगत सिंह के पिताजी निर्णय लेते हैं कि अगर चाचियां नहीं मिल सकती तो हम भी नहीं मिलेंगे। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। और सुखदेव की माँ रली देवी, वो भी सुखदेव से अंतिम भेंट के लिए आई थी। राजगुरु की माँ पार्वती बाई, वो भी पुणे से आई थी अपने बेटे से अंतिम भेंट के लिए। जब उन दो माँओं को पता चलता है कि भगत सिंह की माँ अपने बेटे से नहीं मिल रही हैं, वो दोनों भी निर्णय लिया कि फिर हम भी नहीं मिलेंगी। अच्छा। आप सोचिए कितना बड़ा दिल रहा होगा उन तीन माँओं का। उनको पता है कि हमारे बेटे को फांसी दी जा रही है, पर उन्होंने उस आदर्श के लिए एकजुटता ऐसी दिखाई, तीनों में से कोई नहीं मिला। तो एक तो ये बड़ी बात है उस दिन की। एक बात, तो ये इनमें से कोई मिला ही नहीं? कोई नहीं मिला फिर। अच्छा, और फांसी की सजा सुना दी गई पर कोई मिला ही नहीं? हाँ, शाम को फांसी दे दी गई। हाँ, पर कोई नहीं तो वो मिला अपने परिवार से बिल्कुल मिले ही नहीं मतलब? अंतिम दिन किसी की भेंट नहीं हो सकी। अच्छा। दूसरी एक वकील थे प्राणनाथ मेहता, तो वो भी उस दिन आए हैं, मिलने आए हैं। तो उनकी भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों से बात हुई है। तो ऐसा बताया जाता है कि भगत सिंह ने तो उनसे एक बुक मंगवाई थी और वो बुक उस दिन लाए तो प्राणनाथ मेहता ने दी, तो वो पढ़ रहे थे भगत सिंह आखिरी समय तक। जब तक उनको बुलाया गया तो प्राणनाथ मेहता उसी दिन बुक लेके आए थे और भगत सिंह ने पूछा कि वो लाए, मैंने मंगवाई थी आपसे किताब? तो कहता हाँ बिल्कुल लेके आया हूँ। तो भगत सिंह ने तो फिर वो पढ़ने पे लग गए थे। सुखदेव से वो मिले तो सुखदेव ने कहा कि वो जो एक कैरम बोर्ड था ना, मेरा कैरम बोर्ड है, वो जरा जेल अधिकारियों को दे देना और वहाँ से फिर वो ले लिया जाएगा। राजगुरु ने कहा मिलेंगे जल्दी अगले जन्म में। तो कुछ ऐसी बातें हुई हैं। एक घटना और बड़ी दिलचस्प हुई है और बड़ी प्रेरक भी है उस दिन, कि जो जेलर थे सेंट्रल जेल लाहौर में, उन्होंने भगत सिंह से पूछा कि सरदार कोई इच्छा हो ऐसी आखिर में और जिसको मैं पूरी कर सकूं, कोई ऐसी बात हो तो बताएं जहां मैं हेल्प कर सकूं। तो भगत सिंह ने कहा कि हाँ, मन तो है कि बेबे के हाथ की रोटी खाऊं। तो ठीक है, मैं भाई आपके घर संदेश पहुंचा देता हूं। अब देखिए यहाँ बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी है। एक तरफ ये घटना है कि परिवार को नहीं मिलने देता जेल एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरी तरफ उसी जेल का जेलर ये भी पूछ रहा है कि मैं कुछ कर सकता हूं क्या। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन भी है। तो कहते हैं कि हाँ, बेबे के हाथ की रोटी। कहता है ठीक है, मैं मैसेज करता हूँ। तो कहते हैं नहीं नहीं, बाहर मैसेज करने की आवश्यकता नहीं, मेरी बेबे जेल के अंदर है। अच्छा। कहते हैं जेल के अंदर कैसे आ गई? कि नहीं, वो जो सफाई कर्मचारी है ना बोधा, वो मेरी बेबे है, मेरी माँ है। कि जब मैं बच्चा था ना तो मेरा मैला मेरी माँ साफ करती थी जिसने जन्म दिया, और यहाँ जेल में वो बोधा साफ करता है, तो वो माँ से कम नहीं है जी। मैं उसके हाथ की रोटी खाना चाहता हूँ। अब उस जमाने में समाज में ऊंच नीच कितनी थी, छूत अछूत कितनी थी। हाँ। वहां पर भगत सिंह उसके हाथ की रोटी मांग रहे हैं
और उस बोधा को जब बताया जाता है ये बात, तो बोधा रोता है कि अरे कैसी बात हो रही है, मेरे इन हाथों की रोटी। वो कहता सरदार कैसे खाओगे? कहते बेबे कैसी बात करती हो, माँ जिन हाथों से बच्चे का मैला साफ करती है, रोटी उसी हाथ से बनाती है, हाथ धो और लाओ बना के, क्या बात है। तो वो बहुत ही प्रेरक घटना है। उसके बाद फांसी जब हुई है शाम को 7 बजे, वैसे एक मैसेज ऐसा कर रखा था, प्रचार ऐसा किया था कि 24 की सुबह फांसी होगी, लेकिन देनी थी 23 की शाम को ही, पर बाहर इंप्रेशन ये क्रिएट किया था कि 24 की सुबह होगी, ताकि क्राउडिंग ना हो। और क्राउडिंग हुई है, ये भी एक मजेदार बात है। अच्छा। बहुत जबरदस्त वहां क्राउड थी। और देखिए भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह, प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए उनकी, हजारों की भीड़ है और बहुत उग्र हो रखी है भीड़। हालात ये है कि हो ना हो कहीं ये जेल पे हमला करके जेल को ना तोड़ के जबरदस्ती छुड़वाने की कोशिश ना करे भीड़। तब भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह परिवार से कहते हैं कि अब यहां से चलिए, ये इतनी भीड़ है, जब तक हम यहां रहेंगे ना लोग हिलेंगे नहीं, और आज अगर कोई ऐसी घटना घट गई, एक भगत सिंह से मिलने आए हैं हम, सैकड़ों भगत सिंह दे के जाएंगे। बिल्कुल। तो परिवार इस बात को समझता है। तब भगत सिंह का परिवार भी राजगुरु की माँ, जैसे मैंने बताया पार्वती बाई और बहन गोदावरी और सुखदेव की माँ रली देवी, ये सारे फिर चलते हैं वहां से। तो इनके पीछे पीछे भीड़ भी चल देती है। बड़ा जलसा लाहौर में शाम को हुआ है, और शाम को जब फांसी दी गई उनको, तो वहाँ खबर पहुंची। बगल में मिलाप अखबार का एक पास में ही ऑफिस हुआ करता था, वहाँ पे कुलतार सिंह भगत सिंह के छोटे भाई बैठे थे। तो वहाँ फोन आया मिलाप के ऑफिस में कि फांसी हो गई है, किसी ने सूचना दी उनको। तो कुलतार सिंह दौड़े दौड़े, फिर जहाँ सभा चल रही थी, पब्लिक मीटिंग चल रही थी, सरदार किशन सिंह पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे। पर्पस था कि जनता को हम यहाँ इकट्ठा रख सकें, वहाँ जाके कोई गड़बड़ ना हो। तो आके बताई कुलतार सिंह ने धीरे से पिताजी को कि फांसी हो गई है। कुलतार सिंह 11-12 साल के थे। तो फिर खैर लाशें तो दी नहीं गई, और वो ट्रक में रख के तीनों की लाशों को रात को अंधेरे में दीवार तोड़ के, बैक साइड की वॉल तोड़ के, मेन गेट से ट्रक नहीं निकला कि पता चल जाएगा जनता को, बैक साइड से निकाला गया और बोरे में तीनों के शवों को डाला गया जी। और रास्ते में एक शहर पड़ता कसूर पंजाब में, जब लाहौर से हम फिरोजपुर आते हैं तो रास्ते में कसूर शहर से एक ग्रंथी जी और एक पंडित जी उनको लिया कि भाई इनका अंतिम संस्कार करना है। और फिर वो ट्रक हुसैनी वाला फिरोजपुर के पास सतलुज के उस पार वो जगह है जहां उनका अंतिम संस्कार रात को अंग्रेज़ों ने किया। और ऐसा भी माना जाता है कि शरीर काट दिए गए टुकड़ों में और फिर मिट्टी का तेल डाल के जलाया। हुसैनी वाला गांव है पास में, वहाँ के रात का अंधेरा था, लोगों को पता चला, कुछ क्या हुआ ये नहीं मालूम था, पर रात की रोशनी में ऊंची लपटें उठती दिखी, तो गांव के लोग इकट्ठे होके आ गए हैं। उनको आता देख के ये ट्रक लेके फिर जो भी पुलिस वाले वहां रहे होंगे। आप जो ये बात कह रहे हैं इसके भी बहुत वेरियस अकाउंट्स होंगे, लोकल अकाउंट्स भी होंगे जो लोकल लोग वहां पे बात करते हैं और जो किताबों में छपा है वर्सेस काफी उसमें आपको लगता है कि बहुत ऊंचा नीचा होगा या लगभग सिमिलर उस पे ही थोड़ा सा वेरिएशन तो रहता है। जैसे अगले दिन वहां पे फिर लाहौर से बहुत सारे लोग गए हैं। भगत सिंह की बहन उनसे छोटी जो थी बीवी अमर कौर, वो भी जाती हैं। जयदेव गुप्ता बचपन के स्कूल के साथी हैं, वो भी गए हैं। तो उनके अकाउंट्स हैं और लोगों के जो अकाउंट्स हैं, इस पे आम राय नहीं है, एक राय नहीं है। मैं वही जानना चाह रही हूं। एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि उनके शरीरों को काटा गया था। जयदेव गुप्ता, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था अपना नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में, उनका एक इंटरव्यू है। तो वो बताते हैं कि वहाँ जो हड्डियाँ मिली, अब शरीर पूरी तरह जले नहीं थे, तब गांव के लोग पहुंच गए थे, तो उनको ऐसे ही वो पुलिस वाले पानी में सतलुज के किनारे पे कर रहे थे, ऐसे उनको फेंक के वो भाग गए थे। तो बहुत सारे जले शरीर के टुकड़े या हड्डियाँ मिली थी। अगले दिन उनको जब लेके गए थे, तो जयदेव गुप्ता का कहना है कि एक फोर आर्म की बोन मिली मेरे को, और वो ऐसे कटी हुई थी, तो जिससे लगता है कि भाई काटा गया था। जी हाँ, जी हाँ। और अगले दिन दोबारा फिर वो अंगों को लेके गए और लाहौर में रावी के तट पे, ये फिरोजपुर के पास सतलुज नदी है,
रावी के तट पे उनका दोबारा अंतिम संस्कार 24 तारीख को किया गया था। अच्छा। हाँ जी। और तीनों का अब ये तो नहीं पता ना कौन सी अस्थियां किसकी हैं, हाँ, शरीर का बिल्कुल, कौन सा बिल्कुल, बिल्कुल। अंग किसका है, तो तीनों का इकट्ठा ही संस्कार हुआ, अंतिम संस्कार हुआ। तीनों की अस्थियां इकट्ठे ही, बल्कि भगत सिंह के छोटे भाई कुलतार सिंह, अब देखिए बड़ी कमाल की बात है, वो 11-12 साल के हैं जैसे मैंने बताया, और भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह अपने उस 11-12 साल के लड़के की ड्यूटी लगाते हैं। अंतिम संस्कार के बाद 2-3 रोज के बाद की घटना है कि राजगुरु की माँ और बहन को पुणे छोड़ के आना है, तुम साथ जाओगे, अकेली नहीं जाएंगी, और अस्थियां लेके गए हैं वो उनकी। कितने समय बाद? ये है जी, देखिए ये 23 मार्च की घटना है। 24 को वो हुआ, अंतिम संस्कार अंतिम किया संस्कार हुआ 25-26 मार्च को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो रहा था। अच्छा। इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च। बल्कि वहां भी लोगों में बहुत रोष था, और गांधी जी जब वहां पहुंचे हैं तो उनको काले कपड़े के फूल भेंट किए गए। उनका वहां बहुत जबरदस्त वहां पे विरोध गांधी जी का हुआ था। वो कराची से एक स्टेशन पहले उतर गए थे, बल्कि ट्रेन से इसी मारे कि कराची में बहुत भीड़ थी रेलवे स्टेशन पे उनके आगे प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन वो ना हो जाए। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जहां उतरे हैं एक स्टेशन पहले, वहां भी बहुत भीड़ वहां भी पहुंच गई थी, और वहां लोगों ने गांधी जी को, जैसे मैंने कहा, वो काले कपड़े के फूल और काले कपड़े के झंडे, तो लोगों में इतना गुस्सा था, बहुत गुस्सा था जी, बहुत गुस्सा था। इतना गुस्सा था कि जहां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वहीं सामने नौजवान भारत सभा, जो भगत सिंह ने संगठन बनाया था कभी 1926 में, उसका भी अधिवेशन वहां हो रहा था, और उसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अच्छा। हाँ जी। और कांग्रेस के अधिवेशन में भी जो भाषण हो रहे थे, इस बात की कांग्रेस में भी बल्कि ये डर हो गया था कि कहीं कांग्रेस में स्प्लिट ना हो जाए। युवा वर्ग देश का उस जमाने में भगत सिंह के साथ खड़ा था। वो नरम गरम दल और गरम दल इस तरीके का। हाँ जी, वो डिवीजन था। तो कांग्रेस में कहीं डिवीजन ना हो जाए, स्प्लिट ना हो जाए, जैसे 1907 में पहले हुआ, कहीं से स्प्लिट ना हो जाए, तो बड़ी इस बात की चिंता थी। और जो भाषण हुए हैं वहां पे, तो अंतिम संस्कार के बाद लाहौर में जब इनका हुआ, उसके बाद ये परिवार भी वहां कराची पहुंचे हैं। अच्छा। हाँ जी। और कराची में मंच से भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह का भाषण करवाया गया। अच्छा। किसी तरह लोगों को शांत कर सकें, इतने भड़के हुए थे लोग। और आधा घंटा भगत सिंह के पिताजी ने भाषण दिया है, और लोगों को शांत करते हुए यहां तक कहा है उन्होंने कि देखो, किससे सुनाए हैं भगत सिंह का स्वभाव कैसा था, वो कैसे थे एज अ ह्यूमन, वो सारी बातें बताई हैं लोगों को। और आंसू वहां पे बह रहे हैं लोगों के, हजारों लोग सामने जो हैं रो रहे हैं लोग। और फिर अंत में उनको शांत करते हुए कहते हैं, देखो अब ये लड़ाई तो खत्म हुई नहीं, अब अगर आप चाहते हैं, आप भगत सिंह से प्यार करते हैं, भगत सिंह से मोहब्बत करते हैं, आप भारत से मोहब्बत करते हैं, तो आप सबको अब अपने जर्नैल का साथ देना होगा। और वो जर्नैल है महात्मा गांधी। अच्छा। तो जिन गांधी जी के ऊपर ये इल्जाम है कि आपने अभी अभी जो इरविन के साथ समझौता किया 5 मार्च को, आपने उसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी को रद्द करने की शर्त नहीं रखी, आप चाहते तो भगत सिंह की फांसी नहीं होती। ये इल्जाम गांधी जी पे उस जमाने में जो लगाया जा रहा था, इतने भड़के हुए हैं लोग। तब लोगों के गुस्से को शांत भगत सिंह के पिता कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं अपने जर्नैल का साथ देना होगा। तो ऐसी घटना एक तरीके से एक्विट कर दिया, मतलब उनको ऑफ ऑल चार्जेस इस तरीके के लग रहे थे उनके ऊपर। हाँ जी, बिल्कुल एक्विट किया। हालांकि गांधी जी ने जो उस टाइम स्टैंड लिया है, उस स्टैंड का नेताजी सुभाष विरोध भी करते हैं बिल्कुल। और वो एग्जोनरेट भी करते हैं गांधी जी को दूसरी उसी जगह मंच पर। हाँ, वो एग्जोनरेट पे आप। हाँ जी, हाँ जी। बल्कि उसमें आप देखिएगा एक और मजेदार बात होती है। नेताजी सुभाष जब अध्यक्ष भाषण देते हैं नौजवान भारत सभा के पंडाल में, वहीं सामने उन्हीं दिनों वहां पे वो बहुत
तल्ख लहजे में, बहुत कड़वाहट के साथ बात करते हैं कि जो कुर्बानियाँ दी, उन्होंने इतनी महान कुर्बानी दी है और शायद सही नहीं किया गया है। वहाँ उनको शिकायत है कि भाई गांधी जी शायद वो कोशिश जितनी होनी चाहिए थी नहीं हुई, लेकिन वो बाद में डिफेंड भी करते हैं कि नहीं, जो कोशिशें हो सकती थी गांधी जी ने कोशिश की। इसके अलावा वहाँ जो प्रस्ताव पास होता है कराची में इनकी स्मृति में, पहले तो उसके ऊपर झगड़ा है कि गांधी जी क्रांतिकारियों को फांसी दी जाए तो उनके स्मृति में, सम्मान में वो कोई प्रस्ताव पास हो उसके हक में नहीं होते थे। अच्छा। इससे पहले बंगाल के बड़े क्रांतिकारी थे गोपीनाथ साहा, उनको फांसी हुई थी। तो गोपीनाथ साहा की स्मृति में जब बंगाल कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया तो गांधी जी ने बड़ा विरोध किया था। अच्छा। हाँ, बंगाल की प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी में ने प्रस्ताव पास किया था। तो यहाँ पर गांधी जी भी मजबूर हुए, उन्होंने देख लिया था कि देश का माहौल कहाँ है, तो वो प्रस्ताव पास करना पड़ा। लेकिन वो भी उसमें क्वालिफाइंग उन्होंने प्रोविजो डाल दिया। अच्छा। कि हम वैसे वायलेंस की हम निंदा करते हैं, पर उनका जो बलिदान है वो देश के लिए बलिदान हुआ और वो बड़े बहादुर लोग थे। पर हम उस रास्ते के साथ नहीं जा सकते और हम वायलेंस कोई भी, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं। इस पे भी वहाँ कई भाषण होते हैं। एक शास्त्री जी थे जो हैदराबाद से, आंध्र प्रदेश से आए थे, डेलीगेट थे, उन्होंने जो भाषण दिया तो वो इस बात पे वो बड़े नाराज हुए कि ये क्या कंडीशन लगा रहे हैं, ये जो आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ये श्रद्धांजलि, ये सब दिखावा है। अच्छा। हाँ, कि मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। और वो प्रस्ताव पढ़ा जवाहरलाल नेहरू ने था। अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे हैं। प्रस्ताव गांधी जी का है और पढ़वाया गया जवाहरलाल नेहरू से। तो जवाहरलाल नेहरू ने वो प्रस्ताव पढ़ा, पर वो पढ़ के उसके बाद वो बोल गए कि अच्छा तो होता या तो गांधी जी स्वयं पढ़ते जिनका प्रस्ताव है, बिल्कुल, हाँ। या अध्यक्ष जी पढ़ते। पर मेरे को दिया है तो मैं ये बता दूं, भगत सिंह बड़ा बहादुर नौजवान था और उसने अपने दुश्मन को खुले मैदान में सामने चुनौती दी थी। तो ये उन्होंने बोला है वहां पे। तो ये 23-24 की घटनाएं हुई हैं। तो अभी सर, जैसे आपने बताया कि भगत सिंह के जो पिता हैं, उन्होंने उस मंच पे भगत सिंह के स्वभाव के बारे में बात करी और फिर ये कहा अपने जर्नैल का साथ देना और इस तरीके की। तो ये कहीं ना कहीं देश के युवा के लिए मेरा ये मानना है कि बहुत एक कॉर्ड स्ट्रक करता है उनके साथ, एक कॉर्ड को स्ट्राइक करता है। और वो कॉर्ड ये है कि इतने कम उम्र में जो कुछ उन्होंने कहा, जिस तरीके की आपने घटनाएं बताई कि वहाँ उन्होंने उनको अपनी माँ माना, उनसे बोला कि इनके हाथ की रोटी मैं खाऊंगा, इस तरीके की बातें। तो इसी के एक्सटेंशन में अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो स्वभाव है जिसकी बात उन्होंने करी, ये स्वभाव आखिर था कैसा? पहले हम भगत सिंह जी के बारे में बात करते हैं, फिर राजगुरु और सुखदेव। इन सब का स्वभाव कैसा था? किस उम्र के थे ये, कितने, क्या था, और इनका पर्सनल कैरेक्टर क्या था? नेशनल कैरेक्टर तो हम सब जान ही गए हैं, तो इनका पर्सनल कैरेक्टर कैसा था? देखिए, बड़े कमाल की बात और बड़ी मजेदार बात है आस्था जी। आपने उम्र की बात की तो फांसी के समय भगत सिंह तो 23 साल 5 महीने के थे जी। और सुखदेव इनसे 5 महीने बड़े थे। राजगुरु तकरीबन 1 साल छोटे थे। स्वभाव की बात करें, अगर भगत सिंह की देखें तो हल्की फुल्की 2-3 बातें देखते हैं हम। वो जो बहुत बड़े विचारक हैं, कमाल के विचारक हैं, उस पक्ष को अभी हम छोड़ देते हैं। वो बच्चे हैं तो भी उनमें चेतना इतनी है कि वो कहानी आपने सुनी होगी ना कि पिताजी के साथ वो गए खेत में, वहां पे आम का बाग लगाया जा रहा था, तो ये भी वहां खेत में मिट्टी में कुछ तिनके बो रहे थे। पिताजी ने पूछा कि क्या कर रहे हो भगत सिंह? साथ में इनके पिताजी के एक दोस्त थे मेहता नंद किशोर, वो भी थे। पूछा क्या कर रहे हो? कि बंदूकें बो रहा हूँ। खेत में वो तिनके ऐसे मिट्टी में डाल रहे थे, बंदूकें बो रहा हूँ। कि क्या करोगे? कि अंग्रेजों को भगाऊंगा यहाँ से। तो ये उनकी चेतना है। और फिर आगे चल के देखिए, उनकी माँ का एक ऑडियो इंटरव्यू है माँ विद्यावती जी का, और अपना राष्ट्रवंदना चैनल पे हमने उसको अपलोड भी कर रखा है। माँ की आवाज, इकलौता इंटरव्यू है माँ का। वो बताती हैं वो कैसे थे।
कि जैसे दिवाली आई या लोहड़ी आई, खुशियों के जो भी पर्व हैं, तो कहते हैं कि वो खूब सारी वो मिठाइयाँ जो खेत में मजदूर काम करते थे, उस जमाने में समाज के जिस वर्ग को अछूत कहते थे, उस वर्ग के लोग इनके खेतों में काम करते थे और इनके घर में भी उनको पूरा इंसान की तरह बराबर का दर्जा मिलता था। छूट थी मतलब पूरी इंसान की तरह, वहां इनके घर में ऊंच नीच नहीं था, बिल्कुल जरा भी भेदभाव नहीं था। दादा सरदार अर्जुन सिंह आर्य समाजी थे जी। और वैसे भी सिखिज्म में ये ऊंच नीच ये होता ही नहीं है, वहां सब इंसान बराबर है। तो इनके घर में वो बिल्कुल बराबरी का दर्जा था, बाहर जिनको छूते तक नहीं थे इंसान। और ये माँ कहती हैं कि ये गाते थे, छोटे से बच्चे मिठाइयाँ लेके आए हैं जैसे दिवाली है, और कहते थे बंड दे गरीबां नू, बंड दे गरीबां नू, दौलत काम नहीं आनी, बेबे किसी काम नहीं आनी, कुछ ऐसा वो बताती हैं। तो वो सहृदयता, वो कंपैशन, वो एम्पैथी वो बचपन से दिखती है, क्योंकि परिवार के संस्कार वैसे हैं। बिल्कुल। और एक बड़ी मजेदार घटना, घर छोड़ के जब जाते हैं ये पहली, इनकी सगाई होने वाली थी, शादी अच्छा। हाँ सगाई की तैयारियां चल रही थी, लड़की देख ली थी, तो और बड़ा अमीर परिवार की लड़की थी वो। तो बेबे बताती हैं कि बेबे सुना है दहेज में हाथी मिलेगा, पर ये बता दें हाथी तो कुमाद खाता है, गन्ना पंजाबी में कुमाद कहते हैं, कि गन्ना हम तो गन्ना बो नहीं रहे हैं, तो उस हाथी को रखोगी कहाँ और गन्ना कहाँ से लाओगी? तो बेबे कहती है तू चिंता ना कर, हाथी होगा तो कुमाद भी आ जाएगा। और फिर जब सगाई का दिन बिल्कुल नजदीक आता है, ये रहते थे खासरियां, एक गांव खासरियां था, तब तक खासरियां में शिफ्ट हो गया था परिवार इनका, माँ पिताजी। हाँ। लाहौर के आउटस्कर्ट्स पे एक गांव था, जी। वहाँ काफी जमीन खरीद ली थी परिवार ने, एग्रीकल्चर लैंड। तो वहां से कहता है कि बेबे वो तेरी जो घाघरी है, खादी की घाघरी, खादी के कपड़े पहनते थे ना, वो गांधी जी ने खादी देश में उस टाइम तो हाँ, इतना हाँ, तो कहते हैं उसको वो जो रंगरेज होता है कपड़े रंगने वाला, खादी तो सफेद है ना, कॉटन तो सफेद बना है, अब उस घाघरी को कलर करना है, तो मैं ले जाता हूँ और तुम्हारी घाघरी को लाहौर में मैं वो कलर करवा ले आता हूँ ना। तो कहती नहीं, पहली सगाई है भाई, बड़े चाव से कराएंगे, मैं खुद जाऊंगी, अपनी शॉपिंग खुद करूंगी। कहते नहीं बेबे काय को परेशान होना है। तो साइकिल पे रख के उनकी घाघरी को, बेबे जी की घाघरी को और जो भी कपड़े होंगे लेकर लाहौर चले गए। वहाँ पिताजी का ऑफिस था लाहौर में, ऑफिस में गए, वो बेबे की घाघरी फेंकी पिताजी के ऑफिस में, और वहाँ ड्रावर में से देखा कुछ पैसे हैं क्या, वहाँ से जो पैसे मिले वो पैसे ले लिए और एक पत्र छोड़ के पिताजी के नाम कि मैं जा रहा हूँ। और वो पत्र भी बड़ा कमाल का पत्र है, वो पत्र छोड़ के वो चले गए थे। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसे ही मस्ती करते थे दोस्तों के साथ। एक घटना का जिक्र करते हैं, बड़ी मजेदार घटना है। इनके साथी थे भगवान दास माहौर, क्रांतिकारी थे। उन्होंने एक किताब लिखी है यश की धरोहर। अच्छा। उसमें वो स्वयं उस कहानी को बताते हैं। लाहौर नहीं, शायद ये घटना आगरा की रही होगी, जहाँ भी हैं, बैठे हैं दोस्त कई सारे साथी क्रांतिकारी, और भगत सिंह कहते हैं भगवान दास माहौर से कि भाई माहौर साहब गीत बहुत अच्छा गाते थे, बड़ा सुरीला कंठ था उनका। भगत सिंह भी बड़ा अच्छा गाते थे, पर माहौर साहब और भी ज्यादा अच्छा गाते थे। कि माहौर साहब कोई गीत सुनाओ। मूड नहीं था उस दिन उनका सुनाने का। अब मूड नहीं हो तो जबरदस्ती नहीं गाया जा सकता ना। तो वो टाल मटोल करने लगे, तो ये उनको चिढ़ाने लगे कि अपने आप को पता नहीं क्या तानसेन समझता है, नखरे कर रहा है। तो इन्होंने जब ऐसा कहा तो भगवान दास माहौर को बुरा लगा, उन्होंने इनको मुक्का मार दिया। अब भगत सिंह अपने सारे साथियों में इनकी पर्सनालिटी भी अलग थी, सबसे तगड़े थे और सबसे खूबसूरत भी थे। अच्छा। हाँ, सबसे खूबसूरत थे, बहुत कमाल की पर्सनालिटी थी। तो जब इनको मुक्का पड़ा तो इन्होंने तो कई सारे मार दिए, फिर भगवान दास माहौर को पिटाई कर दी अच्छी खासी। अब दोस्त लगे छुड़ाने, तब तक तो कई हाथ पड़ गए थे। अब दुश्मन तो है नहीं ना, है तो दोस्त, और बड़े प्यारे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं। तो फिर कहते भाई ये गलत किया। तो भगत सिंह कहते किसने गलत किया? गलत इसने किया है
इसने वायलेंस शुरू की है, मैंने तो जो किया सेल्फ डिफेंस में किया है। हाँ, सही बात तो मैं तो आई वॉज ड्यूटी बाउंड टू डिफेंड माई सेल्फ, राइट राइट। ही इज द ऑफेंडर, तो ही मस्ट फील सॉरी। तो उसको बाकी उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई बात सही है, माफी आपको मांगनी चाहिए, ये बात तो सही है, वायलेंस आपकी तरफ से शुरू हुई है। तो कहते हैं तो ठीक है माफी दे दे भैया, गलती हुई, मैं माफी मांगता हूँ। तो कहते हैं ऐसे नहीं मिलेगी माफी। तो कैसे मिलेगी? गीत गाना पड़ेगा। तो घूम फिर के वही बात। अब वो कहते चलिए ठीक है भैया, माहौल तो ऐसा, उस माहौल में कैसे गाएंगे, पर ठीक है मैं गाता हूँ। सारे बैठ गए सर्कल बना के, अब वो गाने की तैयारी कर रहे हैं और भगत सिंह भगवान दास माहौर की तरफ पीठ करके लेट गए। अच्छा। अब जो फरमाइश कर रहा है कि गीत सुनाओ, वो फिर देखिए इस तरह पीठ कर लेता है, तो कोई कैसे गाएगा? तो भगवान दास ने कहा कि अब देखो इसकी बदतमीजी है ये, अब ये पीठ करके लेटा है मेरी तरफ, गीत ऐसे सुना जाता है। तो भगत सिंह कहते हैं, अब भगवान दास माहौर का की जो शक्ल थी ना, वो बेचारे साधारण शक्ल सूरत के व्यक्ति थे। तो भगत सिंह कहते हैं तेरा गीत सुनूंगा, तेरी शक्ल नहीं देख सकता। तो इसका कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर भी रहा। कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर था। तो बहुत सारे एनेक्डोट्स हैं। तो फिल्म के बहुत शौकीन थे, बहुत फिल्में देखते थे जी। और जो 25 पैसे 4 आना मिलता था दिन भर का भोजन जिससे करना है, पंडित जी देते थे, चंद्रशेखर आजाद, हर किसी को कि उस 4 आने में गुजारा करना है आपको दिन भर का। तो कई बार हुआ ऐसा कि भूखे पेट सोए हैं पर कोई अच्छी फिल्म लगी है तो फिल्म देख के आए, उस 4 आना वहां उड़ा दिया है। तो बड़ी मस्तियां करते थे उनके जीवन में कि बहुत सारे ऐसे दृष्टांत है। गजब की बात यह है कि एक तरफ वो मेरे और आपकी तरह के इंसान दिखते हैं, बिल्कुल सारी वो शरारतें करते हैं जो हम और आप करते हैं। हाँ। दूसरी तरफ वो इतने गंभीर विचारक हैं, चलती फिरती लाइब्रेरी हैं, उनके पास हमेशा पिस्तौल रहे जरूरी नहीं है, लेकिन हर वक्त किताबें होती थी, 3-4 किताबें जरूर मिलेंगी उनके कुर्ते की जेबों में, इधर भी और उधर भी। ऐसे भगत सिंह। तो जैसे आप ये बताते हैं, इससे पहले भी हम ये बात कर रहे थे कि उनके कुर्तों की पॉकेट में ऐसे किताबें मिला करती थी, उनकी कोट में ऐसे किताबें मिला करती थी। तो क्या राजगुरु जी और सुखदेव जी भी इसी स्वभाव के थे? जाहिर सी बात है सबका सेंस ऑफ ह्यूमर तो एक जैसा नहीं होता है, पर लगभग जो इंटेलेक्चुअल जो लेवल है इन सब दोस्तों का, ये कुछ मैच करता था या सबका स्वभाव काफी डिफरेंट था एक दूसरे से? बहुत डिफरेंट है, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग नेचर दिखती है। जब आप देखते हैं, हाँ अब राजगुरु को लें, राजगुरु को पढ़ने लिखने में कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी कतई नहीं थी। हाँ, बिल्कुल कतई नहीं थी उनकी। लेकिन वो ऐसे जुनूनी क्रांतिकारी हैं, उनको ये जिद है कि जब देश के लिए बलिदान देने की बात आए तो मैं किसी भी कीमत पर भगत सिंह से पीछे नहीं रहूंगा, और ये बात मुझे कतई मंजूर नहीं है। सैंडर्स वध किया इन्होंने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में, तो उसमें राजगुरु साथ थे, बल्कि साथ क्या थे, मारने तो स्कॉट को गए थे, एसएसपी जो थे लाहौर के स्कॉट, जिसके ऑर्डर पर लाला लाजपत राय के शरीर पर लाठियां पड़ी थी, तो मारने तो उसको गए थे ना। अब अंदर से उस दिन स्कॉट आया ही नहीं था ऑफिस, पुलिस हेडक्वार्टर के सामने एक तैनात खड़े थे कि स्कॉट बाहर निकलेगा तो उसको मारेंगे। अंदर से स्कॉट नहीं, सैंडर्स निकला जो एएसपी था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो अपनी बाइक पे निकलता है, और एक तीसरा साथी इनका जो बाद में इनके खिलाफ गवाही दी, गद्दार निकला, जय गोपाल, उसकी जिम्मेदारी थी टू आइडेंटिफाई स्कॉट। उसको कई दिन पहले से लगा रखा था, रोज जाओ उसका मूवमेंट चेक करो, तो उस दिन तूने आइडेंटिफाई करके बताना है कि वो आया और ये पोजीशन लेके खड़े थे। भगत सिंह ने बेसिकली स्कॉट को मारना था, दैट हैड बीन डिसाइडेड। प्लान वाज दैट भगत सिंह वुड शूट स्कॉट, एंड इफ समवन attacks or fires on Bhagat Singh, then Rajguru would come to provide cover to Bhagat Singh. राजगुरु की जिम्मेदारी स्कॉट को मारना नहीं थी, भगत सिंह को बचाना था। अब जैसे ही वो सैंडर्स अंदर से निकला, जयगोपाल ने इशारा कर दिया स्कॉट आ रहा है। जैसे ही वो आ गया, भगत सिंह पहचान गए कि स्कॉट नहीं है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, उधर पहचानने में गलती हुई थी, मतलब हाँ यस, पहचानने में गलती हुई, पर भगत सिंह पहचान गए कि वो नहीं है। लेकिन वो भगत सिंह मुड़े हैं, डीएवी कॉलेज होता था वहां पे सामने, डीएवी कॉलेज की दीवार के अंदर की तरफ चंद्रशेखर आजाद थे, वो इन दोनों को कवर देने के लिए थे। भगत सिंह घूमते हैं इशारे में उनको बताने के लिए ये वो नहीं है, चंद्रशेखर आजाद को बता रहे हैं।
लेकिन राजगुरु के पास इतना संयम नहीं था। उन्होंने स्कॉट पे गोली चला, सैंडर्स पे गोली चला दी, जबकि उनको नहीं चलानी थी। और ये बात स्वयं सुखदेव के हाथ की लिखी हुई है। अच्छा। कि ऐसे ऐसे होना था और यूं यूं हुआ। सुखदेव राइट्स हिमसेल्फ। जेल की जो उसकी मुकदमे की जो प्रोसीडिंग बुक है उस पे उनके हाथ का लिखा हुआ नोट है, इस बात को कंफर्म करता हुआ। तो वो पीछे नहीं रहना चाहते थे किसी कीमत पे राजगुरु। जब असेंबली में, सेंट्रल असेंबली बम फेंकने की बात आई तो भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त को चुना गया, राजगुरु को नहीं लिया। वो बहुत लड़े थे इस बात को लेके, चंद्रशेखर आजाद के साथ भी लड़े, भगत सिंह के साथ भी। तो ये कहा गया उनको कि भाई वहाँ भागना नहीं है, सरेंडर करना है और उसके बाद अदालत के मंच को क्रांति के प्रचार का माध्यम बनाना है, वहाँ स्टेटमेंट देनी है। तुमको अंग्रेजी आती नहीं है तो उन्होंने कहा कि तुम लिख के दे दो, मैं रट लूंगा और वही बोल दूंगा, पर जाऊंगा मैं। ऐसे जिद्दी थे ये राजगुरु। इनकी अब स्वभाव की आप बात कर रही हैं, देखिए कैसा स्वभाव है। आगरा में है, वहाँ बम बनाया इन्होंने फरवरी 1929, फरवरी मार्च 1929 में। पार्टी वहाँ शिफ्ट हो रखी थी। अब खाना भी खुद ही बनाया करते थे ये लोग। अलग अलग साथियों की अलग अलग दिन जिम्मेदारी लगती होगी। तो एक दिन खाना बनाने की जब राजगुरु की जिम्मेदारी है, ये जो भी दाल वाल उबाल रहे होंगे, अंगीठी में ये लोहे की कोई वहाँ संडासी पड़ी हुई थी। वहाँ बम बनाते थे तो गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए लोहे की संडासी जी। होती थी, वो संडासी पड़ी थी। आप देखा ना ताव, वो संडासी उठाई और अंगीठी में डाल दी गर्म करने के लिए। अच्छा। संडासी क्यों गर्म कर रहे हो? जब वो बिल्कुल लाल हो गई ना आगे से, निकाली उसमें से और अपनी छाती पे। अच्छा। फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, 3 जगह अपनी छाती जला ली। बाकी साथियों की निगाह पड़ी, वो दौड़े आए, अरे क्या कर रहे हो, मारोगे? कहते बस मैं ये देखना चाहता हूं मैं कितना दर्द सह सकता हूं जब अंग्रेज मुझे अरेस्ट करेंगे तो मेरे में हिम्मत होगी उनकी सारी यातनाएं सहन करने की कि नहीं। इससे भी बड़ी न जाने क्या क्या चीजें होंगी उनके साथ। क्या चीजें होंगी। तो ऐसे हैं राजगुरु। बहुत ही मस्त मौला तबीयत के व्यक्ति थे। नींद की उनको गजब की बीमारी थी। वो चलते चलते सो जाते थे, चलते चलते। वो चल रहे हैं और सो रहे हैं, खड़े खड़े सो जाते थे। हाँ, उस बड़े मजेदार एक किस्सा बताता हूं उनका, मैं नींद का सोने वाला किस्सा बताता हूं राजगुरु जी का। एक बार, ये शायद गोरखपुर की घटना है, भगत सिंह और राजगुरु वहां गए हुए हैं, कोई एक्शन करना था वहां पे, और वहां इन्होंने किराए पे रहने के लिए जो जगह ली थी वो बेसिकली एक अबेंडेंड शॉप थी, दुकान थी। अच्छा। और उस दुकान में पीछे भी एक छोटा सा कोई कमरा या स्टोर था। तो वो इन्होंने किराए पे ले रखी थी। दिन में जहां भी जाते आते शाम को आके सो जाते थे। वो जो पीछे का छोटा सा कमरा था उसमें कबाड़ कुछ भरा पड़ा होगा, वो बंदी था, वो इन्होंने खोला भी नहीं। जो दुकान थी छोटी सी थी उसमें ही सो जाया करते। इनके लिए जो दीदी सफिशिएंट स्पेस चाहिए थी अपने हिसाब से वो इन्होंने एक्वायर कर लिया। हाँ जी, उतना सा था। तो क्या हुआ, रात को सो रहे हैं दोनों, अचानक भगत सिंह की आंख खुलती है। और ये कहानी शिववर्मा बताते हैं। अच्छा। साथी क्रांतिकारी थे शिववर्मा, उनको भी काला पानी की सजा हुई शिववर्मा को। उनकी एक पुस्तक है उन्होंने लिखी, संस्मृतियां, उसमें वो इस घटना का उल्लेख करते हैं। अच्छा। तो कहते हैं शिववर्मा की वो आंख खुली तो कहते हैं देखा कि एक सांप, बड़ा भारी सा सांप राजगुरु के सर से थोड़ा सा पीछे फन उठाए खड़ा है रात को। अच्छा। और उसकी हिसिंग साउंड से इनकी नींद खुली थी, लेकिन राजगुरु की तो नहीं खुलती ना इतनी आसानी से। अच्छा, शिव वर्मा जी की नींद खुली थी। हाँ जी। और उनको कोई फर्क नहीं हाँ पड़ा। जी। तो वो जब भगत सिंह को ने भी इस चीज को नोटिस किया तो भगत सिंह ने चुपचाप, अब क्या करें, सांप को छेड़ेंगे तो डर है कि कहीं ये सीधा सर पे ना काट ले। तो वो राजगुरु की टांग पकड़ते हैं भगत सिंह, और इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड टांग पकड़ के खींच लेते हैं राजगुरु को, सांप से दूर कर देते हैं। और जब ये घटना घटती है तो सांप भी घबराता है, वो वापस वो जो पीछे का एक कबाड़ वाला छोटा सा कमरा था वो उसमें घुस गया है। ठीक है। और इसको जब खींचा गया, राजगुरु जी को खींचा गया, तो नींद खराब हुई तो गुस्सा करते हैं, कहते क्यों तंग कर रहे हो, सोने नहीं देते हो।
तो इनको बताया जाता है तेरे सर के पीछे सांप खड़ा था। कहता फालतू बातें मत करो, डिस्टर्ब मत करो, करवट लेके फिर सो जाते हैं। उठ के जानने की कोशिश भी नहीं करते कि सच में सांप था और था तो कहाँ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो ऐसी कई घटनाएं उनकी नींद की आती हैं। तो कह सकते हैं एकदम मस्त मौला थे। हाँ, मस्त मौला थे। मतलब विदाउट एनी वो हाइस्ट के या कुछ है, अपना जैसा मन है वही करना है। हाँ, एक बार ट्रेन में जा रहे थे भगत सिंह और ये दोनों हैं, ट्रेन में हैं, तो बहुत भीड़ थी, सीट खाली थी नहीं। तो देखा कि एक महाशय खुद बैठे हैं और सीट पर साइड में अपना ट्रंक व्रंक रखे बैठे हैं। तो बहुत सारी जगह उन्होंने घेर रखी है और लग रहे हैं अपनी वहाँ बातें कह रहे हैं, कोई कहानी सुना रहे हैं और बाकी आसपास के बैठे 2-4 लोग उनकी कहानी सुन रहे हैं। बड़ा रोब सा झाड़ के बैठे थे कोई सज्जन। तो राजगुरु कहते हैं देखो भगत सिंह, अभी सीट दिलवाता हूं मैं। तो उसके पास गए, उस भीड़ में खिसकते वो कहानी सुना रहा है कि देखो हम सब जो हैं एक ईश्वर के बंदे हैं, एक ईश्वर ने हम सबको बनाया है। और शक्ल सूरत उनकी भी कोई अच्छी नहीं थी। अच्छा। वो जो महाशय ये कहानी सुना रहे थे, वहां प्रचार कर रहे थे अपना कि एक ईश्वर ने हमको बनाया है और ये बात वो बात। तो राजगुरु कहते हैं देखो मेरे भाई, उस ईश्वर ने ना तुम्हें बनाया और ना मुझे बनाया। हमें तो पता नहीं किसने बना दिया, ईश्वर ने तो इसको बनाया है। भगत सिंह जी ये देखो क्या फुर्सत में बनाया है। अच्छा। तेरे मेरे लिए ईश्वर के पास कहां समय रहा होगा, अपनी सूरत तो देखो। इसको बनाया है, इसको बनाया है। तो ये जब बातें तो उसको बहुत बुरी लगी, राजगुरु ने जो छेड़ा तो वो अपना उठा के बक्सा वहां से खिसक गया। अब ये कहते बैठो आराम से। अच्छा, भगत सिंह जी के बारे में बात हुई, राजगुरु जी के बारे में बात हुई। अब सुखदेव जी के बारे में थोड़ा हमें पता लगे तो मतलब डिस्टिंक्टिवली पता लग जाएंगे सबके कि कैरेक्टरिस्टिक सबके एग्जैक्टली हैं क्या। सुखदेव वो एक अलग पर्सनालिटी है। अच्छा। और बड़ी कॉन्ट्राडिक्शन भी है उस पर्सनालिटी में। वो भगत सिंह के सबसे प्यारे साथी भी हैं। ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो भगत सिंह के सबसे निकट शायद वही हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन स्वभाव दोनों का अलग अलग है। हाँ, वो तो तीनों का बहुत अलग है। हाँ, तीनों का बहुत अलग है। एक तो वो सनकी है स्वभाव के। अच्छा। वो जो जिद ठान लें वो उस पर फिर टस से मस नहीं होते हैं। फिर रीजनिंग कोई करता रहे तो वो उनको जो चीज सही लगी वो फिर वो वही करेंगे। और कई बार ऐसी एक घटना उनके जीवन की भी है बड़ी जोरदार। कहीं पढ़ा उन्होंने कि भाई अगर कभी आमने सामने लड़ाई हो और दुश्मन आपसे शरीर में बहुत तगड़ा हो, फिजिकली टू स्ट्रॉन्ग, तो कैसे पार पाए। तो कहते हैं उसमें जहां इन्होंने पढ़ा था वहां लिखा था कि उसकी ठीक नाक पे मुक्का मारो। नाक पे मुक्का आपने मार दिया तो उसको होश आने में 2-4 सेकंड लगेंगी और तब तक आप भाग सकते हो। तो ऐसा एनकाउंटर पुलिस के साथ भी हो सकता है। कभी कोई पुलिस वाला पकड़ ले जी। तो क्या करें कि तुरंत नाक पे 2 खींच के एक तो अचानक से मार ही सकते हो आप, भले कितना स्ट्रांग हो। हाँ, जब तक उसको पता नहीं होगा ये क्या करने वाला, तो एक मार सकते हो। बिल्कुल। तो एक दिन सुखदेव कहीं चले जा रहे थे, रास्ते में देखा एक हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा पहलवान आ रहा है। उसको कहा पहलवान जी जरा रुकना। तो बोलो क्या बात है। तो ये बात वो बात, यूं करके थोड़ी सी बात, और अचानक खींच के मारा उसके नाक पे मुक्का सुखदेव ने। पर भागे नहीं, वहीं खड़े रहे। अब वो दर्द हुआ, आंखों से पानी आया, पर 2, 4, 5, 7 सेकंड के बाद जब संभला तो देखते मारने वाला सामने ही है। अब पकड़ के खूब जम के धुनाई की, सुखदेव की पिटाई की उसने, पहलवान ने। हाँ। लोगों ने आके छुड़ाया और कहा भाई क्या बात है, क्यों मार रहे हो। कहते इससे पूछो, जान न पहचान और मेरे नाक पे मुक्का मारा। कहते तूने क्यों मारा। कहता मेरी सच में कोई दुश्मनी नहीं है तुमसे, मैंने कहीं ये पढ़ा था तो मैं जस्टिस को आजमाना चाहता था और मैं भागा भी इसीलिए नहीं कि मैं देखूं कितनी सेकंड इसका असर रहता है। अच्छा। ऐसे सुखदेव हैं। और देखिए भगत सिंह उनके सबसे प्यारे दोस्त हैं जी। लेकिन भगत सिंह को असेंबली में बम फेंकने के लिए भेजने वाले सुखदेव थे।
जैसे मैंने पहले बताया 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में इन्होंने सैंडर्स का वध किया था जी। और 8 अप्रैल 1929 को, यानी कि उससे तकरीबन यूं कहें हम 4 महीने बाद, सेंट्रल असेंबली दिल्ली में इन्होंने बम फेंके। तो ये पता था कि भगत सिंह वहां सैंडर्स वध में शामिल हैं और असेंबली में बम फेंकने वाले के लिए यह तय हुआ है कि उसको भागना नहीं है, सरेंडर करना है और फिर कोर्ट में अपनी बात कहनी है। तो अगर भगत सिंह वहां गए और सरेंडर हुए तो सिर्फ असेंबली बम केस नहीं चलेगा, उनके ऊपर सैंडर्स मर्डर केस भी चलेगा और वहां 100% फांसी होगी। सैंडर्स मरा था और चानन सिंह के नाम का एक हेड कांस्टेबल भी मारा गया था जब वो इनके पीछे भाग रहा था। और इस बात का सबको एहसास था, सबको पता था। सो मच सो स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनती है भगत सिंह के विरुद्ध, तो क्योंकि सैंडर्स मर्डर के बाद लाहौर की शहर की दीवारों पे कुछ पर्चे चिपकाए गए थे जो भगत सिंह ने अपने हाथ से लिखे हैं, तो उनकी तो हैंडराइटिंग भी मैच हो जाएगी। अच्छा, जिसमें इस मर्डर का, कॉन्स्पिरेसी का जो था वो जिक्र हुआ है। हाँ, तो सारी चीज नहीं बताया गया है कि हमने बदला लिया है और अच्छा, क्यों अच्छा, बदला लिया है। अच्छा। पर्चे इन्होंने चिपकाए ना, दिन में मर्डर किया, रात को पर्चे चिपकाए गए, पहले से पर्चे तैयार थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हैंडराइटिंग आपकी मैच करेगी और कोई गवाह भी आपके अगेंस्ट कल को हो सकता है, तो भगत सिंह को तो फांसी तय है अगर ये वहां गए तो। इसलिए पार्टी ने यह तय किया था कि भगत सिंह नहीं बम फेंकेंगे, भगत सिंह को नहीं भेज रहा था। इनकी जो सेंट्रल कमेटी थी, सेंट्रल कमेटी ने फैसला, उस मीटिंग में, सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई, सुखदेव नहीं थे उस दिन, तो सेंट्रल कमेटी ने तय किया कि भगत सिंह नहीं जाएंगे। भगत सिंह जाना चाहते थे, वो कहते थे भाई मेरी योजना है, मेरी प्लान है, और क्या वहां कहना है, आई नो हाउ टू एग्जीक्यूट। इसके बाद भी नहीं संगठन तैयार हुआ कि नहीं भगत सिंह को नहीं भेजेंगे। एंड एज अ डिसिप्लिन्ड मेंबर ऑफ द प्राइमरी फिगर थे तो नहीं चाहता था संगठन की इनके ऊपर कोई आंच आए। यस, अगर हम ये कहें पार्टी के इंटेलेक्चुअल लीडर वही थे, बिल्कुल, वही थे। तो एट नो प्राइस आजाद वाज रेडी टू सेक्रीफाइस भगत सिंह, वो तैयार नहीं थे किसी कीमत पे भी। तो ये तय हो गया कि भगत सिंह नहीं जाएंगे। जब ये बात पता चली सुखदेव को, तो सुखदेव ने भगत सिंह को बहुत कड़वी कड़वी बातें कही, उन पे कायर होने का इल्जाम लगाया। अच्छा। और ना जाने क्या क्या कहा। बहुत दुखी हुए भगत सिंह कि तुम मेरे बारे में ऐसी बातें कह रहे हो, मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोचते हो। तब भगत सिंह ने दोबारा सेंट्रल कमेटी की मीटिंग कन्वीन करवाई। उस मीटिंग में इस बार सुखदेव भी बैठे थे और भगत सिंह ने जिद पकड़ी कि कुछ भी हो मैं जाऊंगा बम फेंकने। वो नहीं माने किसी भी कीमत पे और अल्टीमेटली सुखदेव चुप रहे, सुखदेव ने कुछ नहीं कहा उस मीटिंग में। तो पहली बारी में कंसेंसस नहीं बना था, मतलब पहली बारी में कंसेंसस था कि भगत सिंह नहीं जाएंगे। अच्छा, ये कंसेंसस था और ये कंसेंसस फिर फाइनली सेकंड बारी में बना कि चलिए भगत सिंह ही जाएंगे। ये कंसेंसस बन के गया था। जी हाँ, ना चाहते हुए भगत सिंह की जिद के आगे और जिद सरेंडर ही करना। हाँ, जिद उन्होंने इसलिए पकड़ी कि सुखदेव ने ऐसी बातें कही कि फिर वो नहीं सह पाए। बल्कि पत्र है भगत सिंह का उस मीटिंग के बाद, और ये फैसला हो गया भगत सिंह जाएंगे, तब भगत सिंह ने सुखदेव को एक पत्र लिखा है, वो पढ़ने लायक पत्र है। उसमें वो प्रेम की परिभाषा बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो ऐसा लगता है, हालांकि उसका कोई प्रमाण नहीं है, पर ऐसा इंप्रेशन ड्रॉ होता है कि शायद सुखदेव ने भगत सिंह को ऐसा भी कुछ कहा है कि भाई आप कुछ प्रेम पाश में फंस रहे हो, जैसे किसी लड़की से आप प्रेम करते हो या उसके चक्कर में। हालांकि ऐसा कोई प्रमाण कहीं नहीं मिलता है। लेकिन अगर बात करें संगठन में एक दो महिलाएं थीं, माँ के जैसी पूज्या दुर्गा भाभी भी थी जी, जो भगत सिंह को लाहौर से निकाल के सैंडर्स वध के बाद निकाल के लेके गई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। भगत सिंह की पत्नी बन के गई थी। कुछ लोगों ने ऐसे घिनौने इल्जाम उस जमाने में भाभी को लेके भी कुछ खराब बातें कही थी कुछ लोगों ने। तो खैर भगत सिंह को वो बहुत आहत हुए थे और भगत सिंह ने फिर सुखदेव को पत्र लिखा है और उसमें वो प्रेम पर भी बात करते हैं और ये कहते हैं, बहुत फेमस कोट भी बन गया वो भगत सिंह का,
कि प्रेम मनुष्य के चरित्र को गिराता नहीं, ऊंचा उठाता है। शर्त यह है वो प्रेम हो, वो प्रेम हो। तो ये सुखदेव हैं जो अपने उस प्यारे दोस्त को ये जानते हुए कि अब वहां गया भगत सिंह तो फिर जिंदा नहीं बाहर आएगा जेल से, वो भेज देते हैं। ये भी कुछ लोगों ने कहा कि भगत सिंह की जो पर्सनालिटी है और पॉपुलैरिटी है अमंग द ऑर्गेनाइजेशन कि सुखदेव वाज जेलस, बट दैट इज नॉट ट्रू। ही वाज द डीरेस्ट फ्रेंड ऑफ भगत सिंह। और दुर्गा भाभी ये कहती हैं कि उस मीटिंग के बाद सुखदेव लाहौर गए तो उनकी आंखें सूजी हुई थी, वो बहुत रोए थे। एंड नॉट ओनली दैट, उसके बाद फिर 8 अप्रैल 1929 को बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त गए थे, ये दोनों इन्होंने सरेंडर किया, ये अरेस्ट हो गए। उसके ठीक 7 दिन के बाद लाहौर में सुखदेव जो बम फैक्ट्री चलाते थे, उस बम फैक्ट्री में से ही ये भी अरेस्ट हो गए थे। तो वहाँ जब ये अरेस्ट हुए, इनकी जेब से वो पत्र बरामद हुआ है। अच्छा। हाँ, इनकी जेब में ही था वो भगत सिंह का लिखा पत्र, ये अलग नहीं कर पाए थे उसको। और जेल में जब ये थे, ये लाहौर जेल में थे, कौन? सुखदेव वहां अरेस्ट हुए। और भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त दिल्ली की जेल में थे। असेंबली बम केस इन पे चल रहा था जी। तो कोई पुलिस अधिकारी लाहौर से दिल्ली आए थे उस लाहौर वाले मुकदमे के संबंध में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने। दिल्ली में आए हैं वो। तो वो जब वापस गए हैं वो अधिकारी और जेल में वो मिले हैं सुखदेव से, तो सुखदेव और दहाड़े मार मार के रोए हैं भावुक होके, पूछ के कि कैसा है वो, कैसा है वो भगत सिंह के बारे में। वो बहुत तड़पे हैं भगत सिंह के लिए, तो इतनी मोहब्बत भी थी। और ऐसे, जैसे मैंने कहा, ऐसे सनकी थे कि जब इन्होंने जेल में भूख हड़ताल की तो वो पुलिस वाले कुछ दिन के बाद, जेल अधिकारी इनके नाक से रबर की ट्यूब डाल के अंदर पेट में दूध फोर्स फीड करते थे जी। तो वो फोर्स फीडिंग में जब वो कामयाब होने लगे पुलिस आपके जेल ऑफिशियल्स, तो सुखदेव ने भूख हड़ताल बंद कर दी, खत्म कर दी अपनी। बाकी साथी भूख हड़ताल पे थे, अपनी मर्जी से अकेले ने भूख हड़ताल, किसी से नहीं पूछा, सब लोग इनके अगेंस्ट हो गए। तो सारे साथी बाकी बात करनी तक बंद कर दी कईयों ने। तो कहते यार ये सुनता ही नहीं, अपनी मर्जी से करता है, हम भूख हड़ताल कर रहे हैं, इसने भूख हड़ताल खत्म कर दी। सब यूनानिमसली डिसाइड कर रहे हैं। तो भगत सिंह और ये अलग अलग जेल में थे। भगत सिंह सेंट्रल जेल लाहौर में थे उन दिनों, और ये बोस्टल जेल में थे। पर इनको संडे के संडे वहाँ जब भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को बोस्टल जाने की परमिशन हुआ करती थी। तो ये, हाँ, मतलब उसके पीछे आपको क्या लगता है क्या रहा होगा कि उन्होंने सोचा कि यार ये ऐसे दे ही रहे हैं तो खत्म ही करो। यही वो। जी हाँ, जी हाँ, एग्जैक्टली। भगत सिंह ने पूछा कि सारे इतने नाराज हैं, तुमने क्यों किया ऐसा? क्यों किया? हाँ। जब बोस्टल जेल गए हैं भगत सिंह, पूछा उन्होंने, तो कहता है व्हाट इज द पर्पस? कहाँ है भूख हड़ताल? जब मेरे पेट में दूध चला ही गया तो भूख हड़ताल कैसी है? तो ऐसे हैं वो। बल्कि अरेस्ट होने के बाद एक बार वो बयान भी दे गए थे पुलिस को, जिसमें, और पुलिस इनको लेके आगरा तक चली भी गई थी, जहाँ जहाँ इनके ठिकाने थे। लेकिन सुखदेव ने वो बड़े ही टैक्टफुली बातें जो बताई थी वो बताई थी, जिससे डैमेज ना हो कहीं पार्टी को। और आगरा के भी वो मकान दिखाए जो खाली कर चुके थे, पहले से ही पता था वो खाली हो गए, वहां कोई मिलेगा नहीं। लेकिन इस बात पे भी सारे साथी नाराज थे कि सुखदेव हु इज लीडर ऑफ द पार्टी, वो पंजाब में पार्टी के हेड थे, और संगठन खड़ा करने में उनसे ज्यादा काम किसी ने नहीं किया। ये भी फैक्ट है। हाँ। संगठन खड़ा करने में पंजाब में सुखदेव से ज्यादा किसी का काम नहीं था। तो वो ऐसे स्वभाव के हैं कि उनको समझना बड़ा मुश्किल है। जेल में दाढ़ी बढ़ा ली और नहीं काट रहे हैं। इनके पिताजी तो बचपन में ही, शायद ये 3 साल के थे जब पिताजी की डेथ हुई। इनके ताया थे लाला चिंतराम, वो बड़े कांग्रेस के लायलपुर में वो सीनियर लीडर्स में से थे, बड़े देशभक्त थे। वो जेल में गए, देखा बेटे का ये हाल,
दाढ़ी ऐसे बढ़ा रखी है, तो उन्होंने नाराजगी, कहते ऐसे क्या मतलब है, ऐसे क्यों रहते हो भाई तुम, दाढ़ी तुम काटो, और ऐसे मत रहा करो। तो इन्होंने एक पत्र लिखा है, वो हिंदी में है इनका पत्र, ताया चिंतराम के नाम, वो पढ़ा है हमने। तो उसमें ये लिखते हैं, उस पत्र में कहते हैं ये कोई बात है। अब आजकल देखिए कमाल की बात, आज जैसे 21st सेंचुरी में बच्चे कहते हैं ना ये तो मेरा राइट है। आज हम अगर अपने बच्चों को कहें कि भाई तुम हेयर स्टाइल ऐसा रखो या दाढ़ी रखो ना रखो, तो बच्चे थोड़ी सुनेंगे इस बात को, आज नहीं सुनेंगे। पर ये उस जमाने में भी नहीं सुनते थे। ये उस पत्र में लिखते हैं, कहते हैं अब बच्चों को दाढ़ी रखनी है कि नहीं रखनी, ये बात भी अपने माँ बाप से पूछ के फैसले करने पड़ेंगे। कि जिस तरह बाल कटाना, बाल बढ़ाना एक फैशन है, वैसे ही दाढ़ी रखना, काटना ये भी एक फैशन है। ये भी एक फैशन है। तो सर इससे अब हम थोड़े अपना क्लोजिंग की तरफ जाते हैं। हमने इतनी सारी बातें करी, खैर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस बारे में आपसे सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जैसे आपने अभी जो आखिरी बात कही कि जो देश का युवा है, क्योंकि अब हम ये इस सदी में हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो भगत सिंह के बारे में एक सर्टन व्यू रखते होंगे, जो इधर का भी हो सकता है, उधर का भी हो सकता है। कई लोग भगत सिंह के मामले में जब चर्चा करते हैं तो उनको किसी और व्यक्तित्व से जज करते हैं, कभी वो किसी और व्यक्तित्व से भी जज कर सकते हैं। तो बस मेरा आपसे यही पूछने का है कि आज के समय में ये बलिदान दिवस का क्या महत्व होना चाहिए, युवा को किस तरीके से प्रेरित करना चाहिए या होना चाहिए, ये जो सेंटिमेंट्स हैं हमारी लाइफ में, ये किस तरीके से हमें इसको एम्बाइब करना चाहिए आज के युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए। देखिए, जिन आइडियल्स के लिए भगत सिंह जिए जी, और जिन आइडियल्स के लिए उन्होंने बलिदान दिया, वो आइडियल्स युवा समझें, और समझने का बेस्ट जो तरीका है, आई वुड सजेस्ट रीड भगत सिंह। इंस्टेड ऑफ रीडिंग अबाउट भगत सिंह, रीड भगत सिंह। उन्होंने हमारे को बहुत अच्छी बात है, हाँ। अपनी वो बहुत कुछ धरोहर दे के गए हैं। उन्होंने बड़े आर्टिकल्स लिखे हैं, यूथ के नाम भी लिख के गए हैं वो। तो एक तो उनको पढ़ने की आवश्यकता है, और उसका भी क्रक्स अगर निकालूं तो मैं ये कहूंगा कि ही वॉज अ मैन ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट, है ना, मैन ऑफ रीजनिंग। वो ये कह के गए हैं कि देखो, आपको किसी ने, कोई एक महान व्यक्ति है, महात्मा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है जी, कि महात्मा ने कोई बात कही, अब आपको महात्मा ने कही है इसलिए मानना है, ये कोई सही तरीका नहीं है। अब महात्मा फिर चाहे वो साइंस के बारे में बोल रहे हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स के बारे में बोल रहे हो, हर विषय पे महात्मा बोले और महात्मा बोल रहे हैं तो सही कह रहे हैं, ये सही नहीं है। आप अध्ययन करिए, रैशनल थिंकिंग रखिए, रीजनिंग करिए, और रीजनिंग के बाद, रैशनल एनालिसिस के बाद जिस बात से आप कन्विंस होते हैं उस पे चलिए। आंख मूंद के किसी को फॉलो मत करिए। एक चीज तो ये देखने की है। वो एजुकेशन पे जोर देते हैं, आप स्टडी करिए, खूब स्टडी करिए। वो अपना जीवन से खुद बताते हैं कि हमारे साथ भी ये चैलेंज आया था, जब काकोरी केस के बाद पार्टी के सीनियर लीडर्स या तो फांसी हो गई या लंबी सजाएं हो गई, और हमारे कंधों पे जिम्मेदारी आ पड़ी, तो प्रश्न उठा कि हम आगे करें कैसे, बढ़ें कैसे आगे। तो आंसर लाइड इन स्टडी। तो आज के यूथ को भगत सिंह को समझें, तो ये भगत सिंह कोई बम पिस्तौल वाले भगत सिंह की आवश्यकता नहीं है देश को, किताब वाले भगत सिंह को, और दैट वाज द रियल भगत सिंह। हाँ, जैसे कि वो भगत सिंह जी को उन स्पेक्ट्रम्स में डालना, हाँ, उन बॉक्सेस में डालना, हाँ, कि लेफ्ट और राइट और ये और सेंटर और इस तरीके के स्पेक्ट्रम्स में, हाँ, डालना। जैसे आपने कहा, हाँ, कि ही वाज अ मैन ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट, यस, ही वाज अ मैन, से ही वाज बोर्न बिफोर हिज टाइम। जो हो सकता है आज जो उनकी रेलेवेंस होती है बहुत डिफरेंट होती है अपनी लाइफ में। तो वो बॉक्सेस में डालना, मतलब ये अपने आप में आपको क्या लगता है, ठीक है, गलत है? क्योंकि हर किसी का अपनी एसोसिएशन है कि वो कैसे एसोसिएट करते हैं। एक कहता है कि मैं उन्होंने बम फेंका तो मेरा एक अपना उसके साथ एक आइडियोलॉजी है। कोई, जैसे आपने कहा कि किताब सबसे बड़ा माध्यम है, तो हर कोई उसको एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल बॉक्स में डालता है। तो वही, क्योंकि जो आज का युवा कर रहा है, उसी के उस विषय में आपसे और थोड़ा पूछना है।